नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए अब सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव मौजूद हैं। खास कार्यक्रम बजट चौपाल के साथ। शरद, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। तो बजट चौपाल में आज एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बजट चौपाल में बात करेंगे मेडिकल सेक्टर की, उन डॉक्टर से जिन्होंने कोरोना में सबसे ज्यादा काम किया, अपनी जान की बाजी लगाकर भी काम किया। आखिरकार उनकी बजट से क्या है उम्मीदें, क्या है उनकी समस्याएं, हम बात करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में भोपाल के, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो मौजूद हैं और हम उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार बजट से उनकी क्या है उम्मीदें और जब बजट पिटारा खुलेगा तो मेडिकल सेक्टर्स के लिए आखिरकार क्या क्या चीजें निकलेंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि बजट आने वाला है मध्य प्रदेश सरकार का, आप लोग बजट से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो? नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद मीणा, जेडी प्रेसिडेंट, भोपाल, मध्य प्रदेश। हम आपके चैनल के माध्यम से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पहले तो कि आपने हमें यहाँ पे पंचायत बुलाई हमारी चौपाल, जिसमें हम लोगों को अपनी जो बातें हैं सरकार तक आपके माध्यम से लाइव उसमें पहुँचा पाए। जस्ट पहले कि जब सरकार अपना जो बजट पेश करने जा रही है, तो हमारी बहुत सीधी साफ मांगे हैं कि जो कोरोना काल में पिछले 9 महीनों से जिस तरह से जूनियर डॉक्टर जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे, उनने जूझ के गवर्नमेंट से काम किया है, गवर्नमेंट के लिए काम किया, पब्लिक के लिए काम किया। बहुत सारे हमारे जो जूनियर डॉक्टर साथी थे उनने अपनी जान तक गंवाई है और बहुत सीरियस बीमारियों में, बहुत सीरियस आईसीयू से निकल के बाहर आए। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमसे वादे किए, कोरोना जब स्टार्ट हुआ और जब चलता रहा, जब सीरियस हुआ, कि हम जो जूनियर डॉक्टर हैं या जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनके लिए ये चीज़ें करेंगे। जैसे उन्होंने ऑनोरियम की बात की, सुविधाओं की बात की। हमारी जो इस जो फेज था उसमें हमें ना तो सुविधाएं मिली उस तरह की जिस तरह से गवर्नमेंट को देना चाहिए था डॉक्टर को, ना तो रेसिडेंट था हमारे पास, ना तो फूड थी, ना सिक्योरिटी थी, ना हमारे पास सैनिटाइजेशन का वो था। तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो चीज़ें जो वादे सरकार ने जो किए हैं उसको इसमें इंक्लूड करके पूरा किया जाना चाहिए। ठीक, एक बात ये आई कि जो वादे सरकार की ओर से किए गए वो पूरे होने चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप इसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक तो चलो कोरोना की बात हो गई, कोरोना में बहुत सारा चुनौतियां आप लोगों ने फेस की, वाकई में फेस की, इसको मानना भी पड़ेगा। अब और क्या इस विषय के अलावा आपको लगता है कि हो सकता है? जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ मिश्रा है। मैं इधर डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में और भोपाल जेडीए में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। देखिए, कोविड तो अब आया था और चला गया, अभी धीरे धीरे प्रोसेस में है, लेकिन ये स्टेट का मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद इधर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। जैसे कि मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ, तो आप खुद सोचिए, अगर मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ और जो सिस्टर इंचार्ज है वो ये बोल दें कि डॉक्टर साहब ग्लव्स नॉट अवेलेबल हैं, तो ये इससे क्या मतलब इम्प्रेशन क्या जा रहा है बाकी मेडिकल, जब एक स्टेट के राजधानी के मेडिकल कॉलेज में ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो आप ये सोचिए कि और किस किस छोटे छोटे जो पेरीफेरी में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे शहरों में जो अभी खुले हैं, उनमें क्या समस्याएं होंगी। और अब मैं देखिए, अब जैसा कि आप पता लग रहा है, न्यूज़ में आया है कि बजट सेशन चालू हो रहा है, तो कम से कम मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि बजट आएगा तो थोड़ा उस बजट में से कुछ हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी दिया जाए, क्योंकि कोई भी डेवलप्ड नेशन जब तक उनका हेल्थ केयर स्ट्रांग नहीं है तब तक वो डेवलप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए और क्या होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि सर्जरी डिपार्टमेंट में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ग्लव्स ही उपलब्ध नहीं रहते। तो आपको लगता है कि बातों से ज्यादा काम की जरूरत है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश पाठक, भोपाल जूडा का अध्यक्ष, भोपाल जूडा का सेक्रेटरी। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को ये हमारी सलाह है, हम पहले भी सरकार को इस चीज़ को लिए सूचित कर चुके हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिनको हम अपनी मांगे अपने डीन महोदया के सामने और अपने सुप्रिटेंडेंट सर के सामने भी रख चुके हैं और अपने मंत्री जी को भी हम लोग सूचित कर चुके हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कुछ उपकरण, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों के लिए पेशेंट के लिए मुहैया नहीं हो पाई हैं अभी तक। पहले भी हम इस चीज़ पे लेके बात कर चुके हैं और अभी तक मुहैया नहीं हो पाई हैं। जो जांचें होती हैं, जो कॉमन बेसिक जांचें होती है, वो भी अभी तक मुहैया नहीं हो पाई हैं। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है जो सबको, सरकार को और ये अपने प्रशासनिक लेवल पे देखनी ही चाहिए। उसके बाद
एक किसी भी हॉस्पिटल में साफ सफाई, सुरक्षा जैसी चीजों का तो एकदम उपलब्धता होनी ही चाहिए। इस चीज को लेके एक पूरा बजट बनाना चाहिए, इन चीजों को लेके एक पूरा फॉर्मुलेशन होना चाहिए। साथ ही साथ हॉस्टल में रहने वाले जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, यूजी छात्र हैं, पीजी छात्र हैं, उनको लेके जो सुविधाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो अपने हॉस्पिटल में जो बाकी चीज़ों की जो सुविधाएं हैं, जैसे दवाइयां और जांचों के सिवा जब किसी भी डॉक्टर को वहां पे जब काम कर रहा है तो उनके लिए जो रेस्टिंग प्लेस, उनके लिए डॉक्टर्स ड्यूटी रूम बोलते हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं वो भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं गर्मियां। तो इन सब चीजों को लेके एक पूरा प्रॉपर एक बजट बनाना चाहिए और इसको एक ब्रॉड विजन लेके काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आइए हम पीछे जाएंगे क्योंकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की जो बात है वो सबसे पहले आना चाहिए और कुछ यंगस्टर्स भी हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो अभी स्टडी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, बजट के बारे में तो जानते होंगे, बजट आने वाला है। क्या आप लोगों को लगता है कि और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं बजट में जो आप जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग उनके लिए और उपलब्ध हो सकती हैं? हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि हमारे एमपी जो हमारा एमपी स्टेट है इसकी हेल्थ सुविधाएं अच्छी हो जाए और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं ये सही हो जाएं। बस हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते और बजट से। अच्छा ठीक है, आप बताइए आपको क्या बजट से उम्मीद है? जैसा कि मेरे सीनियर्स ने कहा है, सर वगैरह ने कहा है कि बेसिक नीड्स पूरी होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ना चाहिए वहाँ पे और हमारी फैसिलिटीज़ ऐसी बढ़े। हम तो जैसे यूजी हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा टाइम मिले हमको लाइब्रेरीज में, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ें एंड कॉलेजेस में जो हमारी कमियां हैं पूरी कॉलेज की वो पूरी हों और ज़्यादा फैसिलिटी मिले। और हमारे जैसे कि अभी स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम चल रहा था कि हमारी स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं आती है, वो टाइम पे आए। जैसे कि जब भी हम पूछने जाते हैं ओबीसी कार्यालय में वो ये भी कहते हैं कि फ़ंड की कमी है, तो ये 6-6 महीने तक हमें बहाने बनाते हैं, अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती, मतलब 1-1 साल लेट होती, जिसकी वजह से हम फीस तो टाइम पे भर देते पर हमारा जो स्कॉलरशिप है टाइम पे नहीं आ पाता, वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा आप बताइए आपको क्या उम्मीद है बजट से? मेरी उम्मीदें हैं कि कॉलेज में जो साफ़ सफाई है वो अभी तक सही एक लेवल पे नहीं है, वो सही हो और उसके बाद सिक्योरिटी इम्प्रूव हो। सिक्योरिटी के बारे में आपने कई बार ऐसा होता है कि जो तीमारदार होते हैं उनसे झगड़े की स्थिति भी आ जाती है, उनको लगता है कि तो ये सारे विषय आपको कभी कभी फेस करने पड़ते हैं? नहीं, मैं तो अभी ऐसा ह्यूज ही हूँ, मैंने तो फेस नहीं करा है मगर सुनने में आता है। मेडिकल कॉलेज में तो है। हाँ। अच्छा आप बताइए आपको क्या बजट से उम्मीद है आपको? सर अगर राजधानी में अगर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया ग्लव्स हो गए या फिर ड्रग्स हो गए, तो ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए सर। हर बार बजट के पहले इस तरह की बातें की जाती है कि ये चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है सर। तो एक्चुअली सर ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखना बहुत ज़रूरी है सरकार को, और बातें बनाने से कुछ नहीं होगा सर। जो बोला जाता है एक्चुअली वो करना चाहिए, क्योंकि सर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है और उनके लिए अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सर क्या उम्मीद रखें? ठीक बात है। सारे विषयों एक सफाई का विषय आ गया, एक सुरक्षा का विषय आ गया, एक विषय ये भी आया कि जो दवाइयाँ हैं उनकी अनुपलब्धता होती है, इस वजह से भी मरीजों को परेशानी होती है। इन सब के अलावा भी आपको कोई ऐसी बात लगती है बजट में जो की जा सकती है आप लोगों के लिए और खास तौर से हेल्थ सेक्टर के लिए? जी हाँ, जैसा कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि जो फीस है वो हर साल डबल कर दी जा रही है, तो ये भी मतलब कुछ जैसे अब जो सोशली जो वीक होते हैं तो वो कैसे फीस भर पाएंगे? फीस इतनी बढ़ाई जा रही है सरकारी होने के बावजूद भी। प्राइवेट में तो मतलब फीस है ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत, पर इधर भी सरकारी होने के बावजूद फीस हर साल डबल कर दी जा रही है, तो ये भी एक विषय है कि इसमें भी थोड़ा करना चाहिए। ठीक बात है। एक अच्छी बात ये भी कहना कि इतनी मेहनत करते हैं, फिर एडमिशन होता है और रैंकिंग में भी अगर गवर्नमेंट मेडिकल मिल गया तो चलो ये समझते हैं कि अच्छी बात है, थोड़ा कम फीस लगेगी, पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा फीस देनी पड़े तो इस पर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा आप बताइए आपको क्या लगता है कि और बजट में क्या ऐसी बातें हैं जो शामिल की जा सकती हैं? मेरा नाम डॉक्टर आकाश है और मैं गांधी मेडिकल कॉलेज के ए ब्लॉक में निवास करता हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से जो है हॉस्टल में निवास करता हूँ। हमारे पास जो है वाटर कूलर जैसी बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसको लेकर हमारे पास जो है आज तक कोई समस्या का जो है समाधान नहीं हुआ है। मतलब हमारे पास जो है फिल्टर पानी का जो है अभी तक कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है जिससे हम जो है अपने वाटर कूलर से पानी पी सकें। हम आज भी जो है बाहर से पानी का कैन लेके, आज भी ये बहुत छोटी सी चीज़ है ये कि हम आज भी जो है बाहर से पानी का कैन लेके जो है पानी पीते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है।
और मैं आज इसके बारे में आप कभी कंप्लेंट किया, कभी शिकायत किया कि भाई ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं, इनको तो कम से कम पूरा कर दीजिएगा? हम लोगों ने इस चीज़ के लिए काफ़ी जो है किया है, अपने वार्डन से भी बात किया है, सब लोगों से बात किया है, बट इस चीज़ का कभी कोई वो नहीं हुआ है हल, है ना। और आप बजट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बजट का बता दूं कि मैं आज एट प्रेजेंट टाइम जो है एज ए जूनियर रेजिडेंट गांधी मेडिकल कॉलेज में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर रेजिडेंट जो है काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि इंजेक्शन जो होते हैं लोराजिपाम के और एंटीसाइकोटिक ड्रग ओलेंजापिन, बहुत ही छोटी सी चीज़ हैं जो आज तक अवेलेबल नहीं हुई हैं। हमारे पास जो पेशेंट एडमिट होते हैं आज भी हमको जो है उनसे बाहर से मंगवाना पड़ता है। पेशेंट हमसे बोलते हैं कि सर हमारे पास जो है पैसे नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अब हम उनको क्या जवाब दें इस चीज़ का? तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? हमको आज भी वो चीज़ें बाहर से मंगाना पड़ती है। और आप बजट की बात कर रहे हो तो इतनी छोटी सी चीज़ है जो कि आज के मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल में जो गांधी मेडिकल कॉलेज है उसमें इतनी छोटी सी चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक बात है, ये एक अच्छा इन्होंने बड़ा विषय उठाया है और उनका कहना भी है कि जो मरीज आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वही कराते हैं और उनकी उम्मीदें इस बात को लेकर रहती हैं कि जब वो जाएं तो कम से कम उनको इलाज मिले। इलाज करने वाले उपलब्ध हैं लेकिन जो सुविधाएं हैं, मसलन अगर दवाई की बात करें या इंजेक्शन की बात करें तो वो नहीं है। हमारी बजट चौपाल में ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम आज बजट चौपाल में चर्चा कर रहे हैं मेडिकल सेक्टर्स की। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए बाकी के सरस, उन सब से हमारी ये चर्चा जारी है और बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं हम जान रहे हैं। अच्छा, ब्रेक के पहले हम लोगों ने बात करी, बहुत सारे विषय आ गए, एजुकेशन में जो समस्याएं हैं वो भी आ गया, सुविधाओं की बात हो गई अस्पतालों में। अगर हम बात करें कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो हेल्थ सेक्टर है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर और किया जा सकता है? ओवरऑल मध्य प्रदेश में हेल्थ सेक्टर को लेके सबसे बेहतर चीज़ ये होगी कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं और जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है मेडिकल सेक्टर में वो पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लागू हो, ताकि कोई भी मेडिकल कॉलेज या कोई भी नर्सिंग कॉलेज भी इवन जो हो वो भी आगे बढ़े। जैसे हमारे यहाँ साथ साथ बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, तो दोनों को हमें एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस बजट में हमें उनके लिए भी, बाकी जो मेडिकल फैटर्निटी है उनके लिए भी कुछ प्रावधान नए बनाने चाहिए। जैसे कि पुराने बिल्डिंग हैं, जो भी पुराने कॉलेजेस हैं, पुराने मेडिकल कॉलेज या पुराने नर्सिंग कॉलेज या पुराने जो भी मेडिकल से रिलेटेड पूरे बिल्डिंग या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो इनका नवीनीकरण करने के लिए एक नया अलग से एक फंड होना चाहिए, जिसके कारण, और वो फंड, सबसे बड़ी बात, वो फंड नीचे तक पहुंचना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप बताएं आपको क्या लगता है कि बजट में और क्या कुछ खास हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ हूँ। जिस तरीके से हमारे डॉक्टर हरीश ने बताया कि हमारी जो बेसिक जांचें हैं, बेसिक दवाइयाँ हैं, वो उन्हें मुहैया कराना चाहिए, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जनता का एक प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके जो पर्सपेक्टिव है कि हमें प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ अच्छा इलाज मिलेगा, वैसे ही एक गवर्नमेंट की तरफ होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अच्छी जाँचें मिलना चाहिए। तो वही चीज़ें जिस तरीके से हमारे रेसिडेंट वर्क करते हैं उन्हें बेसिक चीज़ें मालूम होती है, तो हमारे जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं, पीजी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो पूरी तरीके से काम करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुहैया कराना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो डॉक्टर भले ही प्राइवेट में भी जाते हैं लेकिन वो पढ़ाई उनकी यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ही होती है, लेकिन प्राइवेट में जाके फिर उनकी जो फीस है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आम लोगों के बजट से बाहर। अच्छा, आप बताइए आपको बजट में क्या इसके अलावा और लगता है? जी, मैं डॉक्टर दीपक सेबले। मैं तो डॉक्टर सौरभ से सहमत रहूँगा कि जो पेशेंट आते हैं और जो मांगे रखते, मतलब जो देखते हैं कि प्राइवेट की तरफ भागते हैं, वैसी सुविधाएं हम लोग गवर्नमेंट में क्यों नहीं दे सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, क्या चाहिए? बस एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए अपने को। बाकी बजट तो सरकार खर्च करती है, सब कुछ करती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो बस एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए आपको क्या लगता है कि और क्या बजट में खास हो सकता है? बजट में यही कि सरकारी जो हॉस्पिटल कॉलेज हैं वहाँ पर सुविधाएँ बढ़ाई जाए, ताकि जो भी शहरी के ग्रामीण के साथ साथ जो शहरी लोग हैं उनका रुखाव भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ हो, और ऐसी सुविधाएं दे कि लोग क्यों नहीं चाहते कि अपन सरकारी में करवाएं, क्योंकि सरकारी तो ही बेस्ट है। लेकिन लोगों को एक्चुअली में लगता ना कि पता नहीं सरकारी में जाएंगे तो सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ऐसा लोगों के मन में आ जाता है। हाँ, मैं यूजी स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, कार्तिकेय शर्मा नाम है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से
अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का काम कर रहा है, उस तरह से अगर चलता रहेगा तब तो कोई प्रोग्रेस होने का सवाल नहीं है। साल दर साल हर एक बीमारी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। उसी के रिस्पेक्ट में आप सीटें तो बढ़ा लेते हैं, पर उसके रिस्पेक्ट में आप ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, ना उसके रिस्पेक्ट में हम प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स या डेमोन्स्ट्रेटर्स उनके हम सीटें बढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे इस साल स्टूडेंट तो 150 के 250 कर दिए, पर आप पता करेंगे तो जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो अभी भी उतने हैं। तो अगर 15 ही प्रोफेसर हैं तो वो 250 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इस बारे में भी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या जैसे मेरा दोस्त आकाशवाणी ने बताया, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स लानी चाहिए। जैसे मतलब वो चीज़ें वही पुरानी चीज़ें हैं, उनमें टाइम लगता है करने में। अगर नई मॉडर्न टेक्निक्स आएंगी तो रैपिडिटी जल्दी होगी टेस्ट वगैरह की। हाँ, मिल रही है। हाँ, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी थोड़ा डेवलप करना चाहिए, ताकि हॉस्टल वगैरह में देखा जाए तो हॉस्टल बिल्डिंग्स ऐसी है कि कभी भी और बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये सारे विषय आ गए हैं सामने। कुछ और यहाँ हम चाहेंगे बात करने के लिए कि ये तो चलिए हमने बात कर ली कि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात हो गई। माफ कीजिए, भोपाल मेडिकल कॉलेज, पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है क्या बेहतर हो सकता है? पूरे मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम ये देखें तो उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं, मेडिकल कॉलेज एक टर्शरी केयर सेंटर होता है। अगर हम प्राइमरी केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और ऐसे अगर बाकी के उन पे पेरिफेरल सेंटर्स पे जाएं तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि जांचों की चीज़ों की मुहैया हो पाई हैं या फिर चीज़ें नहीं हो पाई हैं। वहां पे भी इन चीज़ों का उपलब्धता अभी भी नहीं है। वहां पे मेडिकल ऑफिसर्स की जो पहुंच है वो अभी पर्कुलेट नहीं हो पाई, वहां तक लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसी सुविधाएं उन्होंने सरकार ने बनाई नहीं है कि जो डॉक्टर्स है वहां जाके रहें और वहां पे अच्छी सुविधाएं दे पाएं। तो मुझे लगता है सरकार को, और ना सिर्फ डॉक्टर, मुझे लगता है पैरामेडिकल वर्कर्स हो गए, वहां पे नर्सेज हो गई, सबके लिए एक अच्छा बजट बनाएं ताकि सब वहां पे उपलब्ध हो पाए और सबका भला हो पाए उस चीज को लेकर। जी, ठीक है। तो अभी हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, वहां चलेंगे। जी, गांव में सड़क बनाने काम आता है, वो पैसा स्कूल खोलने में काम आता है, वो पैसा गरीब तक साफ पानी पहुंचाने के काम आता है। सामान्य मानवी से जुड़े ऐसे कितने ही काम होते हैं। आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में इस तरह की कमियां हैं। अब देश इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। हमारी प्राथमिकता देश का सामान्य नागरिक, उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें वो रहनी चाहिए। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसलिए एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हर निर्णय देश में नागरिकों के लिए, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको एम्पावर करने में मदद करेगा। प्राइवेटाइजेशन से सामर्थ्यवान युवाओं के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध होते हैं। नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा अवसर मिलते हैं। साथियों, देश के हर एंटरप्राइज को एफिशिएंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आज आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते होंगे। इस बजट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए जिस नई पॉलिसी की घोषणा की गई है, उसमें भी हमारा ये इरादा साफ साफ दिखता है। 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अलावा बाकी सारे पीएससीज के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी कम से कम पीएससीज रहें, जितनी जरूरत हो उतने ही रहें, ये भी हमने साफ किया है। ये नीति एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से आगे बढ़कर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखते हुए इंडिविजुअल कंपनीज के चयन में मदद करेगी। इससे इन्वेस्टमेंट का भी एक क्लियर रोड मैप बनेगा। इससे हर सेक्टर में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नए अवसर बनेंगे और भारत में रोजगार की भी अपार संभावनाएं बनेगी।
और मैं ये भी कहूंगा कि यह सब मूल्यवान एसेट्स हैं। इन चीजों ने देश की बहुत सेवा की है और आगे भी बहुत संभावनाओं से भरी पड़ी है। हमने बहुत बार देखा है कि जब मैनेजमेंट बदलता है तो इकाइयां नई ऊंचाई पर को छू लेती है। आप सब लोग वर्तमान से नहीं, भविष्य की जो संभावनाएं छुपी है उससे इसका आकलन करें और मैं इनके उज्जवल भविष्य को स्पष्ट रूप से देख पाता हूं। साथियों, आज जब हमारी सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो इससे जुड़ी नीतियों का इंप्लीमेंटेशन उतना ही अहम है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कंपटीशन सुनिश्चित करने के लिए, हमारी प्रक्रियाएं सही रहे, पॉलिसी स्टेबल रहे, ये बहुत आवश्यक है।